मेरे लिए लैंग्वेज तो बस एक ही है, वो है प्यार की भाषा। इंसान के अंदर भी वो क्वालिटी होती है, लेकिन ड्यू टू सर्कमस्टेंसेस वो क्वालिटी कहीं ना कहीं ढक जाती है, बट जानवरों में वो इंटैक्ट रहती है, दैट इज इनोसेंस। पोटेंशियल यूथ बनना चाहते हो यूनिवर्स के लिए, पूरे विश्व के लिए, तो आध्यात्म को जानो। So, ladies and gentlemen, I welcome you all in the new episode of Unnaked Truth, Story of Becoming a Teacher. इस जर्नी की जब शुरुआत की थी मैंने तो बेसिक जो थॉट था मेरा कि टीचर्स और उनसे रिलेटेड जो उनका स्ट्रगल है, जो उनकी लाइफ है, उनके बारे में बात करने की कोशिश की थी कि जितना भी मैं कोशिश कर पाऊँ दुनिया के सामने लाने का वो। लेकिन टाइम बीइंग डाइवर्सिफाइड होते चला गया क्योंकि वो कहते हैं ना कि जैसे जैसे वक्त गुजरता है और आप जैसे जैसे लोगों से मिलते हो, आपके भी थॉट प्रोसेस में कई बार चेंज आते जाता है। और वैसे ही एक पर्सन से आज मैं मुखातिब होने जा रहा हूँ, जिनका अपना तरीका है सोचने का, अपना तरीका है काम करने का। वो कहते हैं ना सुकून, वो पाने का एक ख़ास तरीका है, जो कोशिश करी है पिछले 2-3 महीने में कि मैं भी कुछ ग्रैब कर पाऊँ। तो बात कर रहा हूँ मैं जो हमारे साथ बैठे हैं कुंदन पटेल सर। नमस्ते। इनके बारे में ख़ास ये कि ये इंग्लिश फैकल्टी हैं और बहुत अच्छे इंग्लिश फैकल्टी हैं। बट अपार्ट फ्रॉम दिस ये गुणी है 4 से 5 डिफरेंट लैंग्वेज का। इनकी हिंदी पे पकड़ बहुत अच्छी है, बंगाली इनको आती है, गुजराती आती है इनको, और उससे अच्छी बात ये कि इनको फ्रेंच भी आती है। कई सारे लैंग्वेज है और इन सब लैंग्वेज से अलग जो लैंग्वेज होता है, जैसा मैंने अभी शेयर किया है कि आपको सुकून देना है, आपको प्यार देना है। तो जो मेडिटेशन का एक पार्ट है जिसमें कहते हैं कि आपके बॉडी के अंदर कई सारे चक्र हैं, उन सब का कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी है। इन सब के बारे में बहुत ख़ास जानकारी है इनके पास। तो आज मुखातिब होने जा रहा हूँ और इन सारे ही टॉपिक पे इनसे बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं चाहता हूँ कुंदन सर का तहे दिल से शुक्रिया करूँ कि वो हमारे साथ बैठे हैं। आप थैंक यू वेरी मच आपकी मौजूदगी के लिए। मैं भी आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपने इतना जो अच्छा इनिशिएटिव लिया है उसमें मुझे आपने शामिल किया। मैं भी इसके वजह से तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ आपका। थैंक यू वेरी मच। अब देखिए मैं नॉर्मली तो कहता हूँ कि इंट्रोडक्शन देना है और वो इंट्रोडक्शन अपने बेसिक लैंग्वेज में होता है। मेरे को ये समझ नहीं आ रहा है कि मैं आपसे बोलूँ इंग्लिश में देने को, गुजराती में देने को, कि बंगाली में देने को। आप एक काम करें, आप अपना इंट्रोडक्शन ये थोड़ा थोड़ा तीनों चारों लैंग्वेज में मिक्स करके कुछ हमारे व्यूवर्स को। एक्चुअल में लैंग्वेज जो है, मेरे लिए लैंग्वेज तो बस एक ही है, वो है प्यार की भाषा। क्या बात है। जो प्यार की भाषा है वो किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज की मोहताज नहीं होती। अगर हम प्यार से कुछ भी कहें वही सबसे बड़ी भाषा है। अब इंसानों से कोई भाषा से बात कर लेते हैं, लेकिन अगर आप जानवरों की बात करें तो वो क्या समझते हैं, बच्चों की बात करें तो वो क्या समझते हैं, वो होता है सिर्फ इनोसेंस। और समहाउ ये मेरे साथ हो सकता है मेरी पेरेंटिंग की वजह से हो सकता है मेरे सर्कमस्टेंसेस की वजह से बिल्कुल बिल्कुल। जो इनोसेंस क्वालिटी है, ये इननेट क्वालिटी है, ये हर एक में होती है। कभी किसी कारण से ढक जाए लेकिन वापस से उसको उजागर किया जा सकता है, या उजागर होती है अलग अलग तरीके से। सो बेसिकली आई कैन से दिस इनोसेंस इज इनबिल्ट इन मी। अच्छा कुंदन सर, वैसे मैं चाह रहा था कि आगे बात करूं, लेकिन मैंने आपका खासा लगाव देखा है एनिमल्स का, जो आपका प्यार मैंने देखा है उससे। बच्चों में तो बहुत ही खास क्रेज रहता है। मैं खुद के बारे में ही बोलूं तो जब कभी बहुत रो रही होती है और आप सामने आ जाते हैं तो एक अलग ही जोन में पहुंच जाती है, खुश हो लेती है। तो मैं चाहता हूं कि शुरुआत इसी से करूं कि ये जो बेसिकली जानवरों के प्रति जो आपका जो रुझान है, जो प्यार रहता है। इसका एक ही कारण है। इंसान और जानवर में बस एक ही डिफरेंस रहता है जो मैंने देखा है। इंसान के अंदर भी वो क्वालिटी होती है, लेकिन ड्यू टू सर्कमस्टेंसेस वो क्वालिटी कहीं ना कहीं ढक जाती है, बट जानवरों में वो इंटैक्ट रहती है, दैट इज इनोसेंस। ओके। वो कुछ सोचते नहीं, बस वो महसूस करते हैं दैट फीलिंग। अगर आप बहुत दिल से प्यार करें, उनको दिखाना नहीं पड़ता, आपके प्रेजेंस में ही वो समझ जाते हैं उस चीज़ को। सेम टू सेम इट इज़ फॉर द चिल्ड्रन। इफ यू फेस एनी चाइल्ड, इफ यू आर इनोसेंट, इफ यू लव हिम इनोसेंटली विदाउट एनी सेल्फलेसली, यस, दे फील। आपने कई बार मेरे साथ रहते हुए देखा होगा, मेरे पड़ोस के भी जो रहने वाले, उनका बच्चा
या आपकी बेटी कहें या बच्चे एकदम जो छोटे बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं बिकॉज ऑफ दिस। समहाउ वो कहीं अंदर ही अंदर ग्रो होता है और समहाउ मुझे ये लगता है कि ये बेसिक क्वालिटी सबके अंदर होनी चाहिए यस जो इंसान को इंसान बनाए रखे। एग्जैक्टली। आजकल लोग फील कम करते हैं इसीलिए। अच्छा, जो आपने फील करने की बात कही, मेरे को एक एक मतलब ब्रॉड स्टोरी याद आ रहा है जब आपने मेरे से ये बताया था कि कई बार ना जब आपके आसपास वाले जो आपके करीबी या आपके दोस्त होते हैं उनमें से किसी की तबीयत खराब हो और वो आपके आसपास होते हैं, तो समहाउ क्या वाइब्स होता है जिससे आप कनेक्ट कर पाते हैं। आपने मेरे को बताया था, मैंने बाद में आपसे पूछा था कि क्या इसका कोई साइंटिफिक कनेक्ट है, तो आपने बोला था कि हाँ कुछ साइंटिफिक कनेक्ट है, ये बेसिकली चक्रों से रिलेटेड कुछ चीज़ें होती है जिस वजह से आप फील कर पाते हो कि हाँ वो बंदा परेशान है, उसकी तबीयत खराब है समहाउ। क्या है ये बेसिकली? बेसिकली ये चीज़ हमारे अपेरेंटली अगर हम साइंटिफिक आउटलुक से कहें तो वो हमारे नर्वस सिस्टम से जुड़ी हुई है। ओके। और अगर हम आध्यात्मिक लैंग्वेज में कहें तो हमारे चक्र नाड़ी आदि वगैरह जी। इनसे जुड़ी हुई है। अगर चक्रों को अगर हम देखें जैसे कि हमारा जो शरीर है, जी। क्या मैं इसको आगे बढ़ाऊं हाँ हाँ हाँ, नहीं तो बिल्कुल कंटिन्यू कर लेते हाँ हैं, तो अपन आगे फर्दर हाँ देखेंगे तो फिर। ये जो है यस। हमारा शरीर जो है मूलतः 3 हिस्सों में बटा है। जी। हमारा आप कंफर्टेबली बैठ जाएं पहले पूरे आराम हाँ से। जी, हमारा जो स्थूल शरीर है, ये जो हमारा जो बाहर का जो शरीर हमें दिख रहा है, हमारी स्किन, सर, बाल, ये जो कुछ भी है, ये हमारा एपरेंट अपीयरेंस है, फिजिकल अपीयरेंस है। जी। बट इसके जस्ट नेक्स्ट लेयर में जो है, वो है आपका सटल बॉडी, ओके। जिसको हम सूक्ष्म यंत्र कहते हैं या तंत्र कहते हैं। तो ये सूक्ष्म यंत्र जो है, ये मूलतः 7 चक्र और 3 नाड़ियों में बटा है। ओके। मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर जिसको हम नाभि भी कह सकते हैं, अनाहत चक्र, विशुद्धि, आज्ञा और सहस्त्रार। और 3 नाड़ियाँ जैसे ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। ये तीनों, एक हमारी बाएं बाजू है, एक हमारे दाएं बाजू है और एक हमारा मध्य एकदम मिडिल पॉइंट से ऐसे एकदम मिडिल मिडिल पोजीशन में ये है। जी। तो ये पहले साइंस में इसका एक्सप्लेनेशन नहीं था, लेकिन अभी साइंस में ये काफ़ी हद तक प्रूफ हो चुका है। इसको हम पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम कहते हैं या ओके। सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम कहते हैं। जो लेफ्ट सिम्पैथेटिक, राइट सिम्पैथेटिक और जो मिडिल में है उसको पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम कहते हैं। तो ये चक्र जो हमारे हैं, जिसको हम एज इन साइंस इन बायो कह सकते हैं कि प्लेक्सस के रूप में रिफ्लेक्ट होते हैं, बहुत ही सूक्ष्म दिखते हैं। अगर हमारी बॉडी की एनाटॉमिकल पिक्चर देखी जाए तो उसमें बहुत छोटे छोटे नर्वस सिस्टम ऐसे फूल जैसे दिखेंगे। जैसे मूलाधार का है पेल्विक प्लेक्सस, स्वादिष्टान का है एरोटिक प्लेक्सस, मणिपुर का है सोलर प्लेक्सस, अनाहत का है कार्डियक प्लेक्सस, विशुद्धि का है सर्वाइकल प्लेक्सस और आज्ञा का जो है वो ऑप्टिक नर्व्स के बीच का हिस्सा है। ऑप्टिक थैलेस्मा और ऑप्टिक काइज्मा के बीच का पार्ट है ये। तो इसी क्रॉसिंग में से वो बहुत छोटा सा सूक्ष्म एक डोर जैसा है। ये डोर का भी एक संबंध स्पिरिचुअलिटी से है। बाद में इसको आगे में कहीं मौका मिला तो बोलूँगा। और ऊपर है सहस्त्रार, जो लिम्बिक एरिया है हमारे ब्रेन का। अगर हम हॉरिजॉन्टली उसको स्लाइस करें ब्रेन को तो दिखेंगे 998 नर्व्स हैं। 2 नर्व्स बहुत ही छोटी हैं जो दिखती नहीं, माइक्रोस्कोपिक हैं। तो दिस आर द बेसिक मतलब मैंने सुना तो पहले भी था आपको, अभी आपने जितने डिटेल्स में बताया बड़ा क्यूरियस हूँ मैं। तो ये जो बेसिक कनेक्टिविटी है, तो आपने जितने भी ये चीज़ें बताई नर्व्स के बारे में, चक्राओं के बारे में, ये एक बेसिकली अगर मैं बोलूँ तो ह्यूमन बीइंग के अंदर है, तो सबके अंदर है। तो सबके अंदर आप ही क्यों वो कनेक्टिविटी फील कर पा रहे हैं? मेरे साथ लोग खड़े हैं, मेरे को तब पता चलता है जब वो रिएक्ट कर रहे होते हैं या उनके फेस पे कुछ इमोशन ऐसा होता है, तो हाँ मेरे को लगता है कि ये समहाउ अनईजी फील कर रहा है, कुछ दिक्कतों में है। आपने जब बताया था मेरे से तब ऐसा कोई साइन नहीं था उस पर्सन के अंदर कि ही इज सफरिंग फ्रॉम समथिंग, बट बाद में सही पता चला मेरे को कि हाँ कुछ दिक्कतें हैं उसको। हाउ डिड यू फील दिस? इसका एक बेसिक रीज़न है हमारी जो रीढ़ की हड्डी है, स्पाइनल कॉर्ड का जो लास्ट पार्ट है, जिसको हम मेडिकल साइंस में कॉक्सिस बोलते हैं, वो ट्रायंगुलर शेप होता है। उसके अंदर एक रेसिडुअल पावर है जिसको हम कहते हैं कॉस्मिक एनर्जी कह सकते हैं। अच्छा। और या शास्त्रों में जिसको कुंडलिनी कहा गया है, दैट इज विद इन दैट 3.5 कॉइल। ओके। 3.5 कॉइल
और वो कुंडलिनी जब आप ऐसे कोई आत्मा या ऐसे कोई महापुरुष के कनेक्टिविटी में आ जाते हैं जिसकी खुद की जागी हुई है, जिसकी खुद की जागरूक है या जो खुद महसूस कर रहा है, हो सकता है उसके कनेक्शन में आने के बाद या उसकी ब्लेसिंग से या आपकी इच्छा से वो आपके अंदर एवेकन हो जाए। ओके ओके ओके। और ये एक कोई मिथिकल एवेकनिंग नहीं है, ये एक प्रैक्टिकल हैपनिंग है। अच्छा। वो कुंडलिनी जागते ही आपके अंदर जो महसूस होता है वो एक एंटी ग्रेविटेशनल पुल महसूस होती है। जैसे कपड़े के अंदर आप एक स्केल डालकर ऊपर की तरफ खींचे तो वो कपड़ा देखने में कैसा लगा, ऐसी पुलिंग आपके अंदर फील होती है। और ग्रेजुअली वो पूरा स्पाइनल कॉर्ड से ऊपर होते हुए आपका ये ब्रह्मरंध्र छेद कर ऊपर चली जाती है और चारों तरफ फैला हुआ जो कॉस्मोस है उसके साथ आपका कनेक्शन एस्टैब्लिश मतलब करती है। जैसा मैं अभी तक समझ पा रहा था कि ये शायद कुछ रिलीजियस प्रोस्पेक्ट है जिसको आपने डिफाइन किया था, ये एक्चुअल वैसा नहीं है, ये साइंटिफिक चीज़ है। रिलीजियस एस्पेक्ट अगर कहें तो है, लेकिन रिलीजियस के साथ साइंस का एक बहुत गहरा संबंध है, क्योंकि अगर आप पुराने महापुरुषों को अगर देखें, जैसे प्रोफेसर एल्बर्ट आइंस्टाइन की बात कहें तो उन्होंने कहीं एक ऐसा वर्ड किया हुआ है कि रिलीजन विदाउट साइंस इज ब्लाइंड, साइंस विदाउट रिलीजन इज लेम। क्या बात है। ऐसा कोई, अगर मैं गलत नहीं हूँ, ये कोटेशन हो सकता है थोड़ा चेंज भी हो सके, बट ऑलमोस्ट यही वर्ड जो मीनिंग है वो यहाँ से यही निकल है। रहा है। एग्जैक्टली। क्योंकि विज्ञान जो है वो साइंस के बिना, रिलीजन जो है वो साइंस के बिना अंधा है, मतलब ओपन नहीं है, हमको वो साइंटिफिक आउटलुक नहीं मिलेगी। और अगर हम साइंस को ही सिर्फ पकड़ के चलें तो कहीं ना कहीं हम फेल भी हो सकते हैं, क्योंकि उसके जो रूट्स है वो रिलीजन में है। ओके। जो हमारे सो कॉल्ड शास्त्र लिखे गए हैं, दो उनको वो भी एक साइंटिफिक बेसिस है उनका समझने का। अगर हम देखें अथर्ववेद को, पूरा मेडिकल साइंस है, सामवेद संगीत शास्त्र है। तो ऐसे अगर हम देखने जाए हमारे पुराने शास्त्रों को, चाहे वो किसी भी रिलीजन के अंडर में आता हो, चाहे बाइबल हो, चाहे कुरान हो, चाहे कुछ भी हो, दे ऑल कनेक्ट अस टू आवर रूट्स। ओके। और ये कुंडलिनी, ये जो रूट है हमारा, ये जब जागता है तो आपको फोर्थ डायमेंशनल पावर, जिसको हम कह सकते हैं चैतन्य लहरी, या बाइबल के भाषा में कहे तो कूल ब्रीज ऑफ द होली गोस्ट, या कुरान की भाषा में कहें तो रूहानी ठंडक, और अगर हम शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य की लैंग्वेज में कहें तो सलीलम सलीलम, जो संस्कृत में है, जिसका मीनिंग है कूल वेव्स, ठंडी ठंडी हवा। ये अनुभूति ही आपको उस मुकाम पे ले जाती है जहां आप थॉटलेस हो जाते हैं, निर्विचार समाधि। इसी का जिक्र भी वेदों में कहा गया है। वेदों में कहा गया है सविचार निर्विचार, फिर सविकल्प निर्विकल्प। लेकिन जिस तरह से हम प्रैक्टिस करते हैं, कोई एक पर्टिकुलर प्रोसेस है हमारा, तो उसमें सीधी बात आती है निर्विचार समाधि, ये बात आती है। तो इस अवस्था में अगर आप जाएं तो आपका जो सिस्टम है, पहले तो आप अपने आप को जानने लगेंगे, आपके चक्र, आपके नाड़ी, आपकी साइकोलॉजी, आपका अपने आप को इन डिटेल देखना, आप कैसे सोचते हैं, आप कैसा बिहेव करते हैं, ये हम अपने आप को देखना शुरू करते हैं। जब हम अपने आप को रिफ्लेक्ट करते हैं, अपने आप क्लीन होते हैं, तो हम दूसरों का सिस्टम भी काफ़ी हद तक समझ पाते हैं। हमारे ये जो हाथ के जो फिंगर्स हैं, ये पॉइंट्स है जो हमारे पूरे नर्वस सिस्टम के साथ कनेक्टेड हाँ, हैं, रिसेप्टर्स हैं। तो इससे हम दूसरों की जानकारी भी ले सकते हैं कि वो व्यक्ति कैसा है, उसकी क्या अवस्था है। जो आप अभी बोल रहे थे कि जैसे कि मुझे पहले महसूस हो गया, बाद में आपको वो प्रूफ हुआ कि वो, तो वो इसी कारण से हो जाता है। कहीं कहीं आप तो ऐसी गहराई में भी पहुंच जाते कि आपको ऐसे मतलब देखना भी ना पड़े, आपका सीधा जो मनन है वो पूरा ही पहले ही महसूस कर लेता है। ये थोड़ा और डीपर एस्पेक्ट का है। अच्छा, मैं आपकी इन बातों से दो चीज़ें, तो मैंने पहले भी सोचा था इसको। एक तो आपने बोला कि क्लीन हो जाना खुद से ही, और प्रोबेबली आप अगर अपने आप में क्लीन हो रहे तो आप दूसरे पर भी रिफ्लेक्ट उसका डाल सकते हैं। दूसरा, आपने इसमें एक बात और कही, निर्विचार समाधि। तो पहले तो आप मेरे को निर्विचार समाधि बताएं कि ये एक्चुअल में क्या होता है। ये एक्चुअल में है, हम मैक्सिमम टाइम ऑफ आवर डे, हमारा जो जिंदगी का मैक्सिमम टाइम ऑफ आवर डे, जो मैक्सिमम टाइम हम जो है ना, या हम पास्ट का सोचते हैं या हम फ्यूचर का सोचते हैं, कुछ चल रहा, कुछ ना कुछ हमारे दिमाग में कंटिन्यू चल रहा होता है। मैं तो बहुत ज़्यादा ही सफ़र कर रहा हूँ तो
हमेशा ही चल रहा होता है कुछ ना कुछ। तो ये जो पावर ऑफ कुंडलिनी जो है, हाँ, ये जो है ये आपके उस पॉइंट को जहाँ से आपकी ये दोनों थॉट प्रोसेस चलती है, उस पॉइंट को पहले वो पॉज़ में डाल देता है। अच्छा। वो पॉज़ हो जाती है, दोनों ऐसे जैसे कि दोनों दोनों साइड दोनों पिक्चर ऐसे हट गई जी। और बीच का जो विलंब है, इसको संस्कृत में विलंब कहा गया है। हुँ, हमको जिन्होंने सिखाया है, उन्होंने यही बात बोली है, जी, श्री माता जी निर्मला देवी। जी। तो वो कह रहे हैं कि उन्होंने कहा है और ये शास्त्रों में भी वर्णन है कि ये जो अवस्था है विलंब, यानी कि एक विचार ऐसे आया, उसके बाद ही दूसरा उसके पीछे-पीछे आता है। फिर ऐसे सर्कल में हाँ, घूमता है, तीसरा ऐसे एग्ज़ैक्टली सर्कल वो में चलते सर्कुलर वे रहता में है। घूमते हैं विचार। ये कोई हुँ, पास्ट को लेकर, तो कोई फ्यूचर को लेकर, ये आपको हुँ, ऐसे घुमाते रहते हैं, आपका मन भी उसमें भटकता है। हुँ, हुँ, हुँ। और लेकिन उसके बीच का एक गैप होता है, वो गैप ही हम इस मेडिटेशन के थ्रू अचीव करते हैं। मैं और वो गैप हुँ। जितनी बढ़ती जाती है, आपका अटेंशन और आपका जो नर्वस सिस्टम का जो स्ट्रेंथ है, वो उतना ही बढ़ता जाता है। मैं रोक रहा हूँ इसमें। कल रात को मेरी एक फ्रेंड से बात हुई। मैंने शायद आपको शेयर भी किया हो कि बिज़नेस रहा है मेरा और वो अनसक्सेसफुल रहा है थोड़ा-सा। हुँ, हुँ। तो मेरे जो पार्टनर्स है वो भी उस दोस्त से, उस फ्रेंड से बात होती है और मेरा तो फ्रेंड ही है, तो मेरी तो बात होती ही होती है। उस फ्रेंड की नज़र में मेरी एक इमेज है, क्योंकि वो मेरे को बचपन से जानता है तो उसको पता है कि हाँ, ये कर सकता है। ये और ये इसने किया होगा, ऐसा मान लो ऐसा है। और जो मेरे दूसरे पार्टनर्स हैं उसने उसने उन्होंने भी उसको कुछ ऐसा बताया होगा और उसने बिलीव कर लिया सिर्फ़ इस बेसिस पे कि मेरी इमेज उसके सामने ऐसी है। उसने ये मान लिया कि हाँ, ये कर सकता है तो इसने किया होगा। अब मैं कल रात से ही ऑल्दो मैंने रिएक्ट नहीं किया, फ्रेंड है कुछ भी बोल सकता है, दे हैव ऑल द राइट्स। हुँ, हुँ। लेकिन कहीं न कहीं मैं एकदम से रेट्रोस्पेक्टिव पूरे 4-5 सालों में चला गया। एक कहते हैं ना कि सॉरी, कहते हैं ना ऑब्सेशन में चला जाना, हुँ, हुँ। मैं उसमें चला गया। अब वहाँ मैं कैसे पॉज़ करूँ अपने आप को? ये तो वही चीज़ है, जैसे हम कहते हैं ना कि आप या तो पास्ट में या तो फ्यूचर में जीते हैं, मतलब हुँ, आप ईड़ा में चले गए, मतलब हुँ, आपकी जो थिंकिंग है वो आपके ब्रेन का जो एक्चुअल में जो दिखे तो वो राइट साइड है हमारे ब्रेन का, बट वो एक्चुअली लेफ्ट ब्रेन है जो हमारे इस नर्वस सिस्टम से मतलब ईड़ा हुँ, नाड़ी से हुँ, जुड़ा हुआ है। तो आप आपकी थिंकिंग जो है उस तरफ टेंड हो गई, हुँ, हुँ, एस्थेटिक टाइप पे टेंड हो गई, आप पास्ट में सोचने हुँ, लगे। हुँ, 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 अब इसको बैलेंस में लाने का वही तरीका है। प्राचीन समय में मतलब अतीत के समय में जो है वो ये करते थे, अनुलोम विलोम करते थे। हुँ, अनुलोम विलोम का पर्पस भी वही था। अनुलोम विलोम जो है आपकी इड़ा पिंगला को संतुलित करता है। हुँ, अच्छा ओके। हाँ, तो वो बैलेंस में जैसे ही आप आते, आप तुरंत उस अवस्था से बाहर आ जाते हैं। हम वो कभी इमोशनल अगर हो जाते हैं, तो वो इमोशनल होने का रीज़न ही है हम कोई हमारे लाइफ़ की हमारा फिज़िकल नर्वस एस्पेक्ट का एक साइड में हम चले जाते हैं। तो मेरे को एक बात बताएँ, ऑल्दो ये आउट ऑफ द बॉक्स है क्वेश्चन, क्या पता कहीं कुछ इलाज मिल जाए मेरे को। मेरे को पता है कि सच वो नहीं है। कई टाइम मैं ये सोचता हूँ कि ठीक है ना, जो बोल रहा है उनको वो बोलने दो, सच क्या है ये मैं जानता हूँ, दैट इज़ इम्पोर्टेंट। हुँ, हुँ। लेकिन कई बार ऐसा मन करता है नहीं मैं उनको बताऊँ, उनको बिलीव कराऊँ कि सच ये नहीं है, नहीं कुछ है। और है। इस वाले थॉट प्रोसेस से निकलने का देखिए, हम जो उपाय लेते हैं वो एक ही है, निर्विचारिता में जाना। जब भी ऐसा होता है तो हम खुद को खुद देखने लगते हैं। दैट इज़ कॉल्ड विटनेस स्टेट, साक्षी ओके, भाव। ये इसी भाव की बात श्री कृष्ण ने भी अर्जुन को कही थी, कि तू साक्षी बन जा। दैट इज़ लाइक, और ये विटनेस स्टेट आपके अंदर आफ्टर आप प्रैक्टिस करके मेंटली कुछ हद तक जा पाओगे, बट एक्चुअल इसकी अचीवमेंट आपकी कुंडलिनी जागने के बाद ही होती है, आत्म ओके। साक्षात्कार के बाद ही होती है, जो आप उस अवस्था को फील भी करोगे और उस अवस्था पे स्टे भी कर पाओगे आप। चलें खैर अपन बात करते रहेंगे इन चीज़ों के बारे में। हुँ, हुँ। मैं चाहता हूँ कि थोड़ी-सी जानकारी आपके बारे में और मेरे को भी पता चले और हमारे जो देखने वाले हैं उनको भी पता चले। बंगाल से लेके गुजरात तक का जो सफ़र है, ये कैसे हुआ? कब हुआ? क्यों हुआ? पहले तो मेरा जन्म बंगाल में हुआ है। हाँ, बेसिकली बाय कास्ट अगर कहें तो गुजराती। अब मेरे हर एक की अपनी हाँ, 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 आइडेंटिटी हाँ, पे लग लगती है। जाता है। हुँ। मेरे को भी वो आइडेंटिटी प्रोवाइड की गई है समाज से कि तुम गुजराती हो। गुजराती समाज के हो आप। मैं ऐसा इसलिए क्यों रहा हूँ क्योंकि मैं अपने आप को ना गुजराती मानता हूँ, ना बंगाली मानता हूँ, ना मुस्लिम मानता हूँ, ना क्रिश्चियन, और नहीं तो सब मानता हूँ। सब मानता हूँ, दैट्स सब कुछ हूँ मैं। तो
बेसिकली एक गुजराती फैमिली में मेरा जन्म हुआ है 1984 12 नवंबर, ये मेरा डेट ऑफ बर्थ है। एकदम रूट से स्टार्ट करें तो हमारा बहुत अच्छा बिजनेस था, सॉ मिल थी, बट समय चलते होता है ना, राजा को रंग को राजा बनने में ज़्यादा समय नहीं लगता। मेरा बचपन एक पर्टिकुलर टाउन पे गुजरा था, झाऊ बगान नाम था उसका, चंदनगर में। तो मैं एकदम एक जॉइंट फैमिली में मेरा काफ़ी हद तक मेरा रहना हुआ था जी। तो जॉइंट फैमिली में रहते रहते अभी वो बिजनेस टाइम टू टाइम खराब होता गया, लॉस होता गया, तो बिजनेस सेल आउट हो गया। हम कई नई जगह पर आए, वहाँ पे शिफ्ट हुए, वहाँ पर भी हम एक साथ रह रहे थे, बट ग्रेजुअली सबको लगने लगा कि अब सबका अपना अपना देख लेना चाहिए, जैसे टाइम परिवारों में होता है, बीइंग, टाइम बीइंग यस। टाइम, वैसे अलग होते गए। और मेरे फादर की आंखों में बहुत ज़्यादा पावर था। फादर के पास ज़्यादा स्किल्स कहें अगर उस लेवल पे वो मैच्योर नहीं थे, उस लेवल पे वो काम नहीं कर पाते थे। तो मेरी मम्मी ने काफ़ी हद तक फैमिली को सपोर्ट किया, इवन जॉइंट फैमिली में रहते भी, क्योंकि मम्मी ने स्टिचिंग सीखी थी, ब्लाउज़ बनाना, चूड़ीदार बनाना, बहुत कुछ मम्मी ने किया। और वो करते करते मेरी स्टडीज़ को भी उन्होंने काफ़ी हद तक अच्छा। सपोर्ट किया। क्लास 11 से मैंने पहली ट्यूशन मैंने स्टार्ट की 2003। तो उस समय से मैंने ट्यूशन भी स्टार्ट की, प्लस जब मेरा 12 पास आउट हो गया तो मैंने एक टेलीफोन बूथ होता है उसमें काम किया एज पार्ट टाइम। कॉलेज से वापस आता था और बूथ में बैठ जाता था। क्या बात। और कॉलेज से पहले सुबह में एक ट्यूशन पढ़ाने जाता था, वो पढ़ा के आके बहुत फास्ट मूव मतलब चलना पड़ता था। तो वो करने के बाद हमारे वहाँ लोकल ट्रेन चलती है करीब 35 मिनट्स पार मेरे हमारे नियर बाई स्टेशन से उतना दूर तक एक ट्रेन पकड़ के जाना पड़ता था, वहाँ हमारी कॉलेज थी। जी। बट कंट्रोवर्सी मतलब व्हाट शुड आई से, जोक ऑफ लाइफ, उस कॉलेज में मेरा एजुकेशन कंप्लीट नहीं हुआ और बहुत प्रॉब्लम हुई, तो वो कॉलेज मुझे छोड़ना पड़ा, फाइनेंशियल प्रॉब्लम। तो मुझे कहीं पार्ट टाइम जॉब को एज लाइक 2-3 जॉब मैंने इंश्योरेंस कंपनी में भी काम किया, सेल्समैन बन के भी काम किया, तो काफ़ी जॉब चलते रहे। टाइटन की कंपनी में भी मैंने काम किया है एज ए सेल्स एग्जीक्यूटिव। वुडलैंड वुडलैंड शोरूम था, नहीं उस शोरूम का नाम मेरे को अभी याद नहीं आ रहा। तो उस शोरूम में टाइटन का भी एक स्टोर था, उसमें भी मैंने काम किया। तो अब मेरी पढ़ाई कम करीब रुक सी गई थी, बट मेरा एक अच्छा फ्रेंड है, मेरे मतलब जो फ्रेंड्स हैं वो काफ़ी तगड़े हैं, तो उन्होंने समझ लो लात मार मार के मेरे को कॉलेज भेजा। खुद ही गया, फॉर्म भरवाया, फिर मैंने इग्नू में ज्वाइन किया, इग्नू से मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। और जिस साल मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो रहा था, अनफॉर्चुनेटली आई हैड अ लॉस। मेरे फादर जो थे वो शांत हो गए थे 2014 अराउंड लाइक, और नहीं ग्रेजुएशन मेरा 2012 में कंप्लीट हो गया था, 2014 में मेरे फादर शांत हुए 2 साल बाद। तब भी मैं ट्यूशन कर रहा था, मैंने उस समय बहुत पिकअप पे मैंने, और ट्यूशन तो मेरी इन द मिड टाइम चल ही रही थी। 2010-11 से मैंने थोड़ा रैपिडली ले लिया था। 2008 मुझे याद आ रहा है, उस समय मैंने ये मेडिटेशन भी ज्वाइन किया था, सहज योग। सहज योग। हाँ, मेरे एक दोस्त ने मुझे इस बारे में बताया था। तो उस समय से मेरे अंदर काफ़ी, मेरे लाइफ में काफ़ी पॉजिटिव चीज़ें चल रही थी, लेकिन स्ट्रगल भी साथ साथ, मतलब जैसे पॉजिटिविटी के साथ नेगेटिविटी भी लड़ाई होती है वो ना, कहते हैं ना, जिंदगी है तो सफर है, सफर है तो संघर्ष है, वो बहुत तगड़ा रहा। चलता ही जाएगा। तो कुंदन सर ये बताएं, ये जो सहज योग है और ये जिनका नाम आप लेते हैं श्री माता जी जो निर्मला हैं, देवी, निर्मला देवी, इनसे जब आप कनेक्ट हुए तो मतलब बेसिकली कब कब कनेक्ट हुए उनसे आप? जो मैं अपने लाइफ के सबसे डार्केस्ट फेज पे था, 2008। अच्छा, 2008 हाँ, में। तो 2008। क्या मतलब कैसे कैसे इनकलकेट किया इन चीज़ों को, जो आप इतने डीप हैं आज इन चीज़ों में? इतना आसान मेरे को नहीं लगता है, क्योंकि पर्टिकुलर हो सकता बेसिकली है। बचपन में हमने सबने एक सीरियल देखा होगा, शक्तिमान। जी। वो भी उनको भी दिखाता है कि वो अपनी पंच तत्वों को काबू में करता हाँ, है, काबू में कर लेते चक्रों हैं। को जागरूक करता है। हम्म, हम्म, हम्म। तो वो चीज़ें भी काफ़ी इंस्पायर करती थी। मुझे लगता है ऐसे सीरियल्स जो हैं काफ़ी अच्छे होते हैं, जो इंडियन यूथ को, नॉट ओनली इंडियन यूथ को, मैं कहूँ कि वर्ल्ड वाइड पूरे यूथ को जो स्पिरिचुअलिटी की तरफ धकेले। अच्छा, ओके।
क्योंकि स्पिरिचुअलिटी उनको रूट तक ले जाएगी, उनके अंदर उस कैरेक्टर को बिल्ड करेगी। तो काफ़ी हद तक इस चीज़ ने मुझे कहीं इंस्पायर किया था। काफ़ी हद तक रामायण में भी एक एपिसोड है जहाँ पर ऋषि वाल्मीकि जी लव और कुश दोनों की कुंडलिनी उनके सर पे हाथ रख के जागरूक करते हैं, ये एक एपिसोड है उसमें। जी। ये सब चीज़ें मुझे बहुत आकर्षित करती थी कि ये आत्मिक पावर जो है मेरे अंदर भी होनी चाहिए। ये बहुत बचपन से मेरे अंदर से था, बट बस कमी थी तो इस चीज़ से कनेक्ट होने की। तो जी। 2008 में मेरे एक दोस्त ने मुझे बोला कि भाई तू क्या ये टीका वीका लगाता है, हम अंदर टीका लगाते हैं। मैंने बोला है क्या भाई, ले तो चल। तो हम कुंडलिनी जागृत करते हैं। बट ये जैसे बोला कुंडलिनी, क्योंकि इस बारे में मुझे ऑलरेडी पता था थोड़ा बहुत, थोड़ी बहुत जानकारी थी। तो इधर मुझे गए और मुझे इस चीज़ से जुड़ाव हो गया। और जितना डीप होता गया, जितना समय बीतता गया, उतनी ज़्यादा सेंसिटिविटी बढ़ती गई, बढ़ती चली गई, धीरे 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 ये बढ़ती गई, कम से बढ़ती जाती है इनफैक्ट। चलिए, तो मेरे को ये बताएं, मैंने जब कभी आपको सुना है रिलीजियस अगर टॉपिक की बात कर लें, तो मैंने कभी ये बोलते हुए नहीं सुना आपको कि हाँ ये धर्म बहुत अच्छा है, ये बहुत ख़राब है। नॉर्मली जब अपन बात करते हैं ना कि हाँ कोई आदमी योग कर रहा है, तो हमें ऐसा एक मिसकंसेप्शन कह सकते हैं, मेरा ये मिसकंसेप्शन है कि हाँ वो तो हिंदू धर्म से रिलेटेड होगा और एंड सो ऑन कुछ भी। आपको मैंने देखा है हमेशा सारे धर्मों का सार बताते हुए, हिंदू भी, मुस्लिम भी, क्रिश्चियनिटी भी, बहुत सारी चीज़ें आपने वैसी बता दी थी मुस्लिम धर्म के बारे में जो मेरे को नहीं पता था। सेम एज अगर आपको पता हो, सुदीक सर से अपन बात कर रहे थे तो लॉर्ड्स प्रेयर के बारे में। हाँ, आपने वो सारी चीज़ें बता दी थी जो समहाउ शायद उनको नहीं पता, या इनफैक्ट पता भी रहा हो तो कुछ नया उनको मिला होगा ऐसा। तो ये जो रिलीजियस जो टॉपिक है, क्या आपके नज़रिए से क्या लगता है धर्म की जो कंडीशन है, धर्म का जो डिफिनेशन है, क्या होना चाहिए, क्या है? देखिए, सो कॉल्ड अगर हम कहें कि धर्म की बात कहें, तो जैसे हम कहते हैं कार्बन की प्रॉपर्टीज, तो जी। प्रॉपर्टीज का मतलब कार्बन का धर्म। कार्बन का धर्म क्या है? 4 वैलेंसीज है उनकी। वो 4 वैलेंसीज में से एक हटे जाए तो वो कार्बन नहीं रहता। नहीं रहता है। ऐसा ही इंसान की भी 10 वैलेंसीज है जो मोजेस कह के गए हैं 10 कमांडमेंट्स में। अच्छा। तो वो 10 कमांडमेंट्स में जैसे चोरी ना करना, झूठ ना बोलना, माता पिता को दुख ना पहुंचाना, एक दूसरों से नफरत ना करना, प्यार करना, ऐसे जो 10 कंडीशंस है जो मोजेस के 10 कमांडमेंट्स में अगर आप पढ़ लेंगे तो दिख जाएगा वो। जी जी। उतना मैं याद नहीं, बट मुझे पता कि 10 कमांडमेंट्स का एक भी अगर स्लाइड हो जाता है तो इंसान फिर इंसान नहीं रहता। तो ये 10 कमांडमेंट्स मेरे हिसाब से ये अगर इंसान के अंदर, तो वो इंसान है, वो इंसान का धर्म है। मैंने हालांकि बहुत पहले कहीं बट बौद्ध धर्म में वो पढ़ा था, वो कहते हैं ना अष्टांगिक मार्ग है, 4 आर्य सत्य है। अष्टांगिक मार्ग में भी उन्होंने बता रखा है सम्यक वचन, सम्यक कर्म, ये वे ऑफ लाइफ है, ये धर्म नहीं है। अच्छा। इसको हम कह सकते हैं वे ऑफ लाइफ। अगर ये हम करें तो हम अच्छे रह सकते हैं, हम इंसान बने रह सकते हैं। लेकिन अगर फिलोसॉफी की बात करें तो ये फिलोसॉफी सी जो जैसा कि झूठ ना बोले, ये एक इंसान की बेसिक क्वालिटी होनी चाहिए। जैसे कि वो प्यार करे, वो इंसान की बेसिक क्वालिटी। अगर हम धर्म की बात करें तो देयर इज नो रिलीजन अबव लव। हाँ एग्जैक्टली। प्यार से बड़ा कोई धर्म नहीं है। अगर आप निस्वार्थ प्यार करते हो तो आप सबसे बड़ा धार्मिक व्यक्ति हो। बहुत बड़ा कॉन्ट्राडिक्शन है। अब मैं भी मानता हूँ, सारे बोलते हैं कि प्यार है तो धर्म है। आज के परसेप्शन में, आज की दुनिया में देखें तो धर्म है तो प्यार नहीं है वाली कंडीशन है। जो सो कॉल्ड धार्मिक लोग हैं, कट्टर मैं मुस्लिम हूँ, कट्टर मैं हिंदू हूँ, ये जहाँ पहुँच जाते हैं वहाँ से प्यार खत्म हो जाता है। वहाँ पे तो इंग्लिश में इसके लिए एक वर्ड है सर जी, फैनेटिक्स। इसको फैनेटिक्स कहेंगे, इसको धार्मिक थोड़ी कहेंगे हम। अगर ट्रूली श्री राम को आप समझे तो आप मर्यादा मेंटेन करेंगे। एग्जैक्टली। ट्रूली अगर आप श्री कृष्ण को फॉलो करेंगे तो आप किसी भी चीज को बहुत प्यार से, प्लेफुली, टैक्टफुली हैंडल करेंगे। जो श्री कृष्ण का गुण है, इज वेरी डिप्लोमेटिक। हाँ, तो ये डिप्लोमेसी हमें उनसे सीखनी है। अगर हम लॉर्ड जेसस की बात कहें तो हमें क्षमा सीखनी है। तो किसी भी देवता की बात कहें वो हमें सीखनी है। लेकिन होता है कि हम इस सीखने के पड़ाव में काफी बार फेल भी होते हैं। जी एग्जैक्टली। मैं भी फेल होता हूँ, कभी मुझे भी गुस्सा आ जाता है। ऐसा नहीं कि मैं एकदम सीधा बन गया हूँ कुछ। मैं ऑन द वे हूँ, मैं ये नहीं कहूँगा मैं बन गया हूँ। तो ये बनने का कम से कम उस रास्ते पे तो चले। उस रास्ते पे ही हम चलना नहीं चाहते, नहीं चलना चाहते। और आवरण ले लेते कि मैं फलाने धर्म का हूँ, मैं फलाने रिलीजन का हूँ। ये पूरा ही एक आडंबर है और कुछ नहीं।
जी। इट्स कम्प्लीटली हिपोक्रेसी। खैर चले आगे बढ़ते हैं। और कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसके बारे में सुनना है मेरे को। मैंने आपसे ही सुना था अजान के बारे में कि जो मुसलमानों में बेसिकली हमारे धर्म में कि ऐसा कान में उंगली रख के ऊपर की तरफ आवाज़ हाँ, लगाते इसका हैं। अगर हम देखने जाएं, साइंटिफिक आपने कुछ बताया था। मेरे साइंटिफिक, नज़रिए से जो है रिलीजियस वो तो है। हाँ, हाँ। साइंटिफिक ये है कि जैसे ये हमारी 2 फिंगर्स हैं, ये हमारे विशुद्धि चक्र से जुड़ी हुई हैं। जी। और विशुद्धि चक्र के कहा जाता है कि 16 पेटल्स हैं या 16 पॉइंट ऑफ नर्व्स है, लेकिन ये यहाँ से 16,000 छोटी-छोटी नाड़ियों में बदलती है। अच्छा। एक पॉइंट 1000 नाड़ी को कवर करता है, ऐसा है। अच्छा। तो जब भी कभी ऐसा महसूस होता है कि गला ठीक नहीं है, ये ऐसा नहीं है, तो हमारे जो सिस्टम है अपने आप को हील करने का, अपने आप को क्लीन करने का, उसमें ये एक पार्ट है कि कानों में ऐसे उंगली डाले और गर्दन को यूं ऊपर करें, की तरफ ऊपर की करके। तरफ। क्योंकि ऊपर की तरफ करने का रीजन है कि हम जब खड़े रहते हैं तो हमारे यहाँ से स्पाइनल कॉर्ड जो है ऐसे बेंड होता है जी। और यहाँ जाता है। हाँ। लेकिन जैसे ऐसे करते हैं तो ये पूरा कनेक्ट हो जाता है, हम्म। स्ट्रेट हो जाता है। तो जैसे ऐसे किया तो जो भी हमारा अंदर का जो डर्ट या जो भी हमारे यहाँ के ब्लॉकेज है, वो उस पर्टिकुलर वर्ड अल्लाहू अकबर, ये कोई मुस्लिम का वर्ड या इस्लामी वर्ड ऐसा कुछ है नहीं। इसका मीनिंग है अल्लाह यानी कि भगवान, हु मतलब होना, और अकबर जाने, सॉरी मैंने गलत बोला, अल्लाह मतलब गॉड, हु मतलब होना, और अकबर मतलब ग्रेट, महान। हाँ, हाँ, भगवान आप एग्जैक्टली। महान हो, महान हो। यही आप बोल रहे हैं और कुछ नहीं। भाषा सिर्फ ऐसे ही, जैसे मैंने इसलिए स्टार्टिंग में बोला ना कि भाषा क्या है, कुछ भी नहीं है प्रेम। वे। द लैंग्वेज इज ओनली लव, देयर इज नथिंग एल्स। तो ये आप में प्यार से भगवान नहीं है, समझ लो कोई एनर्जी है। आपको सुन के अब चीज़ें थोड़ी आसान लगने लग जाती है। अपना जो मेंटल सेटअप रहता है उसमें थोड़ा टफ लग रहा होता है कि यार अपन इसके बारे में कैसे बात करें। एक अलग रिलीजन का व्यक्ति अलग रिलीजियस के किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे बात कर रहा है, लेकिन अब आसान लगता है इन चीज़ों को सुन के कि मैं हाँ। तो ऐसे इसको निडर ही बोलता हूँ। मैं कभी पब्लिकली अगर मुझे बोलना पड़े ना, मैं बोल देता हूँ। होता है कि उसके मन में कुछ चल रहा होता है, बट जब वो कुछ क्वेश्चन अगर उसके मन में चले, वही तो मैं चाहता हूँ चले, तो आए मेरे पास पूछने, हाँ एग्जैक्टली। तो मैं सीधा बताऊंगा ना फिर क्या है। एग्जैक्टली क्या होता है। खैर बढ़ते हैं आगे की तरफ। आपका जो सफ़र है अभी जहाँ कहीं भी है उस सहयोग आपने बताया था, तो मैं थोड़ी सी इंफॉर्मेशन चाहता हूँ उनके बारे में जिनको आपने आइडियल मान रखा है। श्री माता जी निर्मला देवी, यस। उनका जन्म हुआ छिंदवाड़ा में, जी। जो यहाँ से काफ़ी करीबी है। जी जी। एंड द बर्थ इज ऑन 1923 21st March, दैट इज कॉल्ड इक्विनॉक्स, द डे ऑफ इक्विनॉक्स जियोग्राफिकली कहा जाता है, मतलब जिस दिन दिन समान और रात समान। उनका बर्थ ऑफ टाइम भी बताया जाता है कि 12.000 आवर्स। अच्छा। ये बहुत ही को इंसिडेंटल रेयर और रेयर, मतलब ऐसी टाइम में एकदम मिडिल ऑफ द आवर, मतलब समझ लो 12:01 भी अगर इतना मिडिल पॉइंट ऑफ द डे किसी का जन्म हो रहा है, तो वो कोई इजी सोल तो नहीं है। ओके। मैं मानता हूँ कि सोल डिफर्स, आत्माएं जो हैं वो हर समय समय में बार बार आती है, उनका बार बार आना जाना होता है, लाइक एग्जिट्स एंड एंट्रेंसेस, ऐसे शेक्सपियर ने भी कहा है ना। तो उनका जन्म छिंदवाड़ा में हुआ और उन्होंने अपनी पढ़ाई काफ़ी हद तक मेडिकल साइंस में वो उन्होंने पढ़ाई की। फिर जैसे कि एज पर कस्टम होता है हर फैमिली में, गर्ल्स को उस समय उन दिनों में जो था उनको भी शादी करनी पड़ी सर सीपी श्रीवास्तव से, जो कि नाइटहुड मिला था उनको फ्रॉम द क्वीन ऑफ इंग्लैंड से। ओके। और उनके हस्बैंड जो थे वो काफ़ी हद तक स्कॉलरली पर्सन रह चुके हैं। वो चीफ सेक्रेटरी क्या कहते हैं हम, जो प्राइम मिनिस्टर के साथ रहते हैं, उनके साथ भी काम कर चुके हैं, लाल बहादुर शास्त्री जी के साथ। फिर श्री माता जी ने काफ़ी हद तक अपना यूथ जो है वो फ्रीडम मूवमेंट में अपना योगदान दिया है, मतलब स्वतंत्रता सेनानी रह चुके हैं। साबरमती आश्रम में गांधी जी के साथ उन्होंने बहुत समय बिताया है। और उनकी जो स्पिरिचुअल खोज थी बहुत बचपन से थी, वो बहुत बचपन से वो यही ढूंढ रहे थे कि कोई ऐसा हो जो ये मार्ग को आगे बढ़ा पाए। अच्छा। इस मार्ग पे कोई चल रहा है, कोई आइडियल पर्सन है क्या। लेकिन उन्हें ढूंढते हुए ऐसी चीज़ शायद
नहीं मिली तो तभी उन्होंने ये डिसाइड किया ऑन अ डे 1970 में, जब वो गुजरात की एक जगह है नारगोल करके, वहाँ समंदर किनारे वो एक वृक्ष के नीचे वो खुद ध्यान में बैठे और उन्होंने ध्यान में बैठते हुए अपने अंदर महसूस किया उस विश्व की शक्ति को जागरूक होते हुए, जो लाइक एक फर्नेस जैसा है, अ फायर विच इज़ लाइक कूल ब्रीज। इसका डिस्क्रिप्शन तो श्री माता जी सबसे अच्छा दे सकते हैं जो उन्होंने बोला है। Yes. मैं उनका तो कर नहीं सकता नहीं। कॉपी, क्योंकि उन्होंने जो बोला है दैट इज आउटस्टैंडिंग। तो वो जो एक्सपीरियंस उन्होंने कहा है उसके बाद ही उनको ये समझ में आया कि ये जो परमुटेशन कॉम्बिनेशन है इंसान के अंदर, जो उतार चढ़ाव है, जो इम्बैलेंसेस है, उनको किस तरह से ठीक किया जा सकता है। और एंड फ्रॉम द वेरी डे इट वाज 1970 उन्होंने ये स्टार्ट किया सहयोग, जी। जो आम जनता में उस चीज़ को बांटना, उस चीज़ को समझाना, कैसे रीच बनाई कैसे जाए। हम ऐसा बन सकते हैं, कैसे हम अपने आप को संतुलित जीवन में जी सकते हैं, धार्मिक सो कॉल्ड अगर हम कहें धार्मिक जीवन जी सकते हैं, धर्म जाने की हम्म, संतुलित जीवन में जी सकते हैं, ये उन्होंने उस समय से स्टार्ट किया। लेकिन हाँ, शुरुआत के दिनों में ये चीज़ बहुत स्पीड में नहीं बढ़ी, धीरे धीरे बढ़ी। इनिशियली उन्होंने 20-25 लोगों को लेकर स्टार्ट किया था, ग्रेजुअली ग्रेजुअली वो इंक्रीज होता गया। और उसके साथ साथ उनके जो हस्बैंड जो थे, उनका भी जॉब का ट्रांसफ़र होता गया। तो कभी उनको बाहर की फॉरेन कंट्री में कहीं जाना पड़ा, तो उनके साथ साथ वहाँ गए, तो फॉरेन कंट्रीज़ में भी इसका काफ़ी हद तक प्रचार प्रसार हुआ। और उन्होंने इस काम के लिए काफ़ी खुद भी सेक्रीफाइस किए थे, अपने ज्वेलरीज बेच के वो यूएस चले गए थे इस चीज़ को समझाने के लिए, क्योंकि जहाँ डार्कनेस ज़्यादा है, उनका कहना था वहीं हमको पहुँचना है। डार्कनेस इन द सेंस हमारी मेंटल मेंटल डार्कनेस, डार्कनेस। और ये रिमूव हो सकती है एकमात्र स्पिरिचुअल पावर से। कुंदन सर, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा मैं आपका, 5-1 मिनट और। कुछ 2 ख़ास क्वेश्चन है। मैंने एक बार आपको नॉलेज एजुकेशन के ऊपर बोलते सुना था कभी, ये काइंड ऑफ, उसमें मैंने एक शेर भी लिखा था जो मैंने आपको शायद सुनाया था कि भगवान के बारे में, कि मैंने तुम्हें कभी मासूम कभी रुद्र बनाया और अपनी खुशी के लिए ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र बनाया। खास है, कॉन्ट्राडिक्टरी टॉपिक है, लेकिन मैं चाहता हूँ आपकी राय जाने। बेसिकली ब्राह्मण जो बोले क्या है, कौन है, क्यों है? ब्राह्मण एक तो प्रचलित एक रीति चली आती है, जो ब्राह्मण परिवार से जन्मता है उसको ब्राह्मण मान लिया जाता है, जनेऊ धारण की जरा कराई जाती है, सो कॉल्ड प्रोसेस कराया जाता है। जी। बट मेरी अनुभूति और मेरा एक्सपीरियंस जो कहता है, ब्राह्मण होता है ब्रह्म से जो जिसका योग हुआ हो। जी। ब्रह्म यानी कि इन्फिनाइट, ओके। जो जिसकी कोई लिमिट नहीं है, जाने की ईश्वर, जाने की निराकार पर ब्रह्म। हम अलग अलग लैंग्वेज से उसको ऐसे कह सकते हैं। उनके साथ योग स्थापित होना ही ब्रह्म को जानना होता है, और मेरे नज़र में अगर कोई ऐसा है तो वही ब्राह्मण है। वही ब्राह्मण है। बहुत ही शॉर्ट, वो बहुत बढ़िया आंसर रहा है। चलिए, एक खास ट्रेडिशन रहा है इस शो का कि अपन एंड करते हैं तो किसी एक लव्ड वन के लिए जो आपके लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंस रखता हो, उनके लिए खास मैसेज आपकी तरफ से। मेरे लिए इम्पोर्टेंट तो आने वाली जनरेशन है, ओके। तो उनके लिए एक ही मैसेज है, बेटा धार्मिक अगर बनना चाहते हो तो सच के अच्छे इंसान बनो। और अगर वाकई अपने आप को एज ए पोटेंशियल यूथ बनना चाहते हो यूनिवर्स के लिए, पूरे विश्व के लिए, तो आध्यात्म को जानो, क्योंकि इसी में हमारी जड़ें हैं। और ये जड़ को अगर हमने पकड़ लिया तो ऊपर के ब्रांचेस तो साइंस तो ऐसे ही प्रोग्रेस होना ही है। यस। चले, आई होप दोबारा मिलेंगे और एक्सटेंडेड बात करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू वेरी मच टाइम देने के लिए। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद मुझे ये प्लेटफॉर्म में लाने के लिए, ताकि मेरा मैसेज मैं सब तक पहुंचा सकूं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।